हेलो बच्चों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे हुए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि ये 2021 का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और इसी का हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है, क्या गलतियाँ नहीं करना है, क्या प्रॉपर वे है क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने का, ठीक है। तो हमने एक रेफरेंस ले लिया है, एक बच्चा है, ठीक है, उसके वो सॉल्यूशन किया हुआ है और उसी का रेफरेंस लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन में आपके 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। उसके बाद आपके सेक्शन बी होंगे जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके पास सेक्शन सी आएंगे और ये सेक्शन सी देख रहे हैं आप, ये सेक्शन सी में 4 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और इसकी संख्या होगी 11 होगी। और उसके बाद आपका आता है सेक्शन डी हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के सभी क्वेश्चन और इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देख रहे हैं आप। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका प्रत्येक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होंगे और करके दिए होंगे, दोनों में से कोई एक का आपको आंसर देना होता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भी बच्चा जो है क्या किया है कि ये सेक्शन डी से ही स्टार्ट किया है, सेक्शन डी से ही सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, देखिए। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो डैट, ये बिना इसको एक्सपेंड किए हैं, हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। अब दूसरा बोल रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ये अब ये बच्चा जो है ना ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्या किया देखिए, तो पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप को दिख रहा होगा कि यहाँ पर इक्वेशन को पहले लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वेशन को लिख दिया है और उसके बाद हम क्या कहें, ये जो फॉर्म बना है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पर देखो ए एक्स और इक्वल टू बी। तो ए क्या है, मैट्रिक्स है, एक्स क्या है, मैट्रिक्स है और बी क्या है, मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम एक्स इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी, ओके। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिख दिया है। अब मैट्रिक्स ए जो होता है आपका एक्स वाई और जेड के जितने कोफिशिएंट होते हैं, तो एक्स के कोफिशिएंट कॉलम 1 में हो जाते हैं, वाई के कोफिशिएंट कॉलम 2 में और जेड के कोफिशिएंट कॉलम 3 में लिख लिया गया। एक्स हमारा वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है और बी हमारा कांस्टेंट का d1 d2 d3 का, ये लिख दिया गया है। उसके बाद ये क्या किया है कि मैट्रिक्स ए निकाला है, यहाँ पर लिख दिया एक्सपेंडिंग लॉन्ग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है, ठीक है। तो आप इसमें से एक स्टेप हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट ये डिटर्मिनेंट ए आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए निकाला है तो ये पूरा एग्जैक्ट सही है, यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, मतलब मैट्रिक्स ए हमारा नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। उसके बाद देखिए को फैक्टर निकाला है, को फैक्टर पहले निकाला उसके बाद माइनर निकाला है। हम जानते हैं कि पहले माइनर निकाला है उसके बाद को फैक्टर निकाला है। माइनर और को फैक्टर में ये रिलेशन होता है कि हम क्या जानते हैं कि हमारा जो को फैक्टर जो होता है, को फैक्टर देखो, को फैक्टर -1 के पावर i प्लस जे इंटू माइनर, मतलब -1 टू पावर i प्लस जे। आई और जे क्या है, ये पोजीशन है, रो और कॉलम की पोजीशन है। तो रो और कॉलम की पोजीशन अगर इवन हो तो ये -1 का पावर इवन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो को फैक्टर हमारा माइनर के बराबर हो जाता है। अगर ये ऑड हो गया तो क्या होता है, निगेटिव, मतलब को फैक्टर जो है माइनर में निगेटिव साइन लगा देते हैं, ओके। तो ये इसी का यूज किया है और ये सभी देखिए यहाँ से माइनर निकाला है और यहाँ पर को फैक्टर निकाला है। देखिए यहाँ पर M12 तो 1 2 ये देखो 3 आएगा, मतलब तो ये माइनर इसका पॉजिटिव आया तो को फैक्टर निगेटिव आया है, माइनस लगा दिया है, मतलब ये सब सही है। तो माइनर और को फैक्टर निकाल लिया है। उसके बाद क्या किया है, एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट
आप लोग गलती क्या कर देते हो, एडजॉइंट लिखाते हो लेकिन ये कम्प्लीमेंट देना भूल जाते हो। तो कम्प्लीमेंट नहीं दोगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का कम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ पर देखिए ये भी सही है। इसके बाद ये इन्वर्स निकाला, इन्वर्स की ये फार्मूला होता है, एकदम सही है। फिर अब ये हमारा यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ किया है, ए एक्स इक्वल टू बी तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए, आप यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद जो जो हम निकाले यहाँ पर रख दिया है और इसको मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आया है, और यहाँ पर नीट एंड क्लीन पूरी तरह से ये आया है, मतलब इसको 6 मार्क्स मिलेगा, कहीं कटने की गुंजाइश नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं 25 है, 25 में यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया है एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व कैसे किया है, तो ये क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या किया है। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर कि पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लिया है। उसके बाद अगर हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, D1 D2 D3 D निकालना होता है, D4 नहीं D निकालना होता है। D आप लिखिए या डेल लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो पहले ये डेल निकाला है, तो डेल। अब आप लोग गलती क्या करते हो इसमें कि आप लोग फिर मैट्रिक्स ए निकाल लेते हो, मैट्रिक्स एक्स निकाल लेते हो, मैट्रिक्स बी निकाल लेते हो। इसमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी नहीं निकालना होता है, ठीक है ना। वो तब निकालना होता है जब हमें उसको बाई मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होता है। इसको हमें बाई डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। क्रैमर्स रूल का मतलब ये हुआ, क्रैमर्स रूल दिया गया है बाई डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके सॉल्व करने का। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, तो पहले हम निकालेंगे डेल या डी, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या होता है, सभी एक्स के, वाई के और जेड के कोफिशिएंट से बनता है ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। और फिर इसको एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू आया है कितना, 18, सही है। उसके बाद डेल वन कैसे निकालते हैं, डेल वन में क्या करते हैं कि कॉलम 1 में ये कांस्टेंट D1 D2 D3, ये आपका D1 D2 D3 रखते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा डेल वन या D1। यहाँ भी वही चीज़ें ये किया हुआ है, देख रहे हैं आप, और इसको फिर एक्सपेंड किया है तो डेल वन की वैल्यू आ गई है, ये भी सही है। अब डेल टू में क्या हुआ है, डेल टू में हम D1 D2 D3 को कहाँ रखेंगे, कॉलम 2 में, मतलब y के कोफिशिएंट के पास। यहाँ भी रखा, इसको एक्सपेंड किया है, सॉल्व किया है, 36 सही है। अच्छा, डेल थ्री में हम D1 D2 D3 को जेड के अलॉन्ग रखेंगे, मतलब कॉलम 3 में रखा गया, इसको एक्सपेंड किया गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली गई, एकदम जैसे स्टेप बाय स्टेप पूरी अच्छे से किया है, नीट एंड क्लीन। अब क्या होता है, x इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल, वाई इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल, जेड इक्वल टू डेल थ्री अपॉन डेल, और यहाँ से देखो वैल्यू आ गया है एक्स वाई और जेड का वैल्यू पूरी तरह से सही है, 6 मार्क्स, यहाँ से पूरा क्लियर 6 मार्क्स। आगे देखते हैं, आगे देखो ये 26 किया है और पहला ही क्वेश्चन किया है, पहले देख लेते हैं 26 क्वेश्चन क्या है। अब देख रहे हो 26 लॉन्ग क्वेश्चन ही है, इसमें भी 2 इंटरनल चॉइस है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन देख रहे हो और ये क्वेश्चन देख रहे हो। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 7.4 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 7.5 का क्वेश्चन है। पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज और किस चैप्टर से है। अगर आप पता कर लेते हो तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है। तो ये क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे। परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, मतलब हम 9 कॉमन लेंगे और फिर परफेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे और फिर फॉर्मूला पर बैठाएंगे। इसमें क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन किया हुआ है, इस देखते हैं ये क्या किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। पहले 9 को कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कर दिया 1 यहाँ पर, और तो 1/9 आ गया बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर क्या यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायरिंग किया हुआ है। परफेक्ट स्क्वायरिंग की तरीका समझाया गया है कि ये एक्स स्क्वायर
अब प्लस टू मैंने एक्स स्क्वायर तुम्हारा ए स्क्वायर के फॉर्म पर हो गया, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 6x 9 को तोड़ा है 2 इंटू एक्स इंटू 3/9, तो ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये b हमारा 3/9 हो गया। तो b का स्क्वायर मैंने खुद से किया तो उतना प्लस किया उतना माइनस कर दिया। ये एकदम एग्जैक्ट सही किया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो लिख दिया है, और फिर इसको अलग से सॉल्व किया है, इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सही है पूरी तरह से। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लिया है और फिर इसको सॉल्व किया है 36/8, इसको भी स्क्वायरिंग में आया। अब देखो अब इसमें कौन से फार्मूला का यूज हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया है। इंटीग्रेशन dx/x² प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो आप साइड में लिख सकते हो कि कौन से फार्मूला यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये किया है, सही है पूरी तरह से। और ये आपका इस फार्मूले का यूज करके ये सॉल्व किया है, मतलब ये 6 मार्क्स तो क्लियर है। यहाँ पर अंत में यहाँ पर लिख भी दिया है कि इसका आप भी लिखा करो हेंस करके कि इस इंटीग्रेशन का ये आंसर हुआ। ठीक है, तो आपको अंत में ये चीज़ें लिखना पड़ेगा, एकदम सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 27 का ये पहला पार्ट क्वेश्चन किया है। अब 27 क्वेश्चन क्या है मैं देखता हूँ। देखिए 27 क्वेश्चन हमारा कहाँ का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन कि शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द होमोजीनियस एंड सॉल्व इट, मतलब इस क्वेश्चन को पहले हमें शो करना है कि होमोजीनियस है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका कहाँ का है, तो ये आपका हो गया 9.5 का और ये हो गया 9.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन किया ये लीनियर का है, dy/dx y/x प्लस एक्स स्क्वायर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो आपके में भी ऐसे ही आएगा, एक लीनियर क्या आएगा तो एक होमोजीनियस क्या आएगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन किया हुआ है, हम लोग चलिए सोल्यूशन क्या हुआ है। तो ये देखिए तो dy/dx प्लस y/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पर लिखा है इट इज़ फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म है। यहाँ पर p क्या हो जाएगा 1/x, देखो p इक्वल टू 1/x लिखा है, q क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है e टू पावर p dx, p की वैल्यू रख दिया है, dx/x क्या होता है log x। अब हम ये जानते हैं ये फार्मूला कि अगर e टू पावर ये log हो जिसका बेस e हो, यहाँ पर कुछ भी हो a b c या कुछ भी हो, यहाँ पर तो कितना हो जाता है ये e होता है। अगर यहाँ पर x होगा तो हो जाएगा x से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। तो वही ये यूज किया है, मतलब ये सही है। अब देखो सॉल्यूशन यहाँ पर इसको लिखना चाहिए कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ इससे भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स, और एक चीज़ यहाँ पर प्लस सी भी यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो ये छूट गया है, तो ये चीज़ें ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ भी हमें ऐसे प्लस सी लिखना पड़ेगा। वैल्यू रखा है, इसको इंटीग्रेट किया है। ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया x के पावर n वाला, और ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट में ये चीज़ें लिखा हुआ है कि ये देखिए ये जो है हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो मतलब ये सही है, 6 मार्क्स यहाँ से ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट 28 देखिए 28। तो 28 हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। देखिए 28, तो 28 जो क्वेश्चन होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो 3 एक्सरसाइज है उसी 3 एक्सरसाइज में आएगा। पहला वाला एक्सरसाइज से जो है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं या 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है लिमिट ऑफ सम से भी आ सकता है, और उसके बाद लास्ट 2 एक्सरसाइज से आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से तो श्योर ही एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये इंटीग्रेशन सम ऑफ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का, इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहता है। तो पहले यहाँ पर लेट कर लिया है, आई का मतलब इंटीग्रेशन, ये पूरे वैल्यू को आई मान लिया है। अब यहाँ पर देखो जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है यहाँ पर ये पूरा मेंशन किया है। 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 नहीं होगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया है 0 से ए होगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स।
तो ये प्रॉपर्टीज साइड में लिखा हुआ, आप भी ऐसे प्रॉपर वे से लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो x के जगह a-6, a की जगह π/2 है तो π/2 रखा गया हर जगह x के जगह पर। तो cos π/2 - x क्या होता है, साइन हो जाता है। मतलब कि हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ये जानते हैं, वो चीज़ें लिखा हुआ है। अच्छा, और इसके बाद ये भी जानते हैं हम क्या, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पर वो भी हुआ है। अच्छा, तो इसका यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है, दोनों को ऐड किया है यहाँ पर। दोनों को ऐड करने के बाद ये यहाँ पर देखो ऐड कैसे करते हैं, इक्वेशन का ऐड कैसे करते हैं, LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर वही चीज़ें लिखा हुआ है, LHS को LHS के साथ ऐड किया है, RHS को RHS के साथ। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों प्लस में है, तो कौन पहले है कौन बाद में ये मैटर नहीं रखता है, दोनों सेम है, इसलिए ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लियर से किया है। ये सेम कट गया, काट दिया तो क्या आ गया, dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है तो x आ गया, लिमिट रखा π/2, उसके बाद माइनस लगा के 0, तो पाई यहाँ से 2 इधर लेगा तो π/4 पूरी सही है, 6 मार्क्स का। यहाँ पर आंसर भी लिखा है 20। आगे चलते 29, ये एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है देख, ये देखिए आपका 29 क्वेश्चन, इसमें भी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हुआ, दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है, इसमें उसका 10 मार्क्स का आएगा, मतलब कि लॉन्ग में एक आता है, ठीक है, और एक शॉर्ट में आता है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, ये दिया हुआ है इक्वेशन। तो ये डिमांड मतलब ये प्राइस है, प्राइस, ठीक है ना, ये क्या है, प्राइस फंक्शन है। x क्या है, x इज़ द नंबर ऑफ ए यूनिट डिमांडेड, कितना डिमांड हो रहा है वो x यूनिट है। p इज़ द प्राइस पर यूनिट, p यहाँ पर लिखा हुआ है कि p हमारा क्या है, प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस मतलब वो है, उसका फंक्शन है। फाइंड टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 2 यूनिट आर सोल्ड। अब टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो आपको मालूम है कि टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं। तो टोटल रेवेन्यू अगर हमें डिमांड प्राइस दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन में मतलब प्राइस फंक्शन दिया है, तो हम प्राइस फंक्शन को और कितना डिमांड हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, जब टोटल रेवेन्यू आ जाएगा उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, ये x में है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि a 2 यूनिट पर, मतलब कि x = 2 पर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल देंगे, खत्म हो गया। चलिए देखते हैं इस कला। आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत अच्छे से ये चीज़ें, प्राइस फंक्शन लिखा हुआ है, मेंशन किया है कि ये प्राइस फंक्शन हो गया। हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू जो होता है हमारा प्राइस फंक्शन इन डिमांड यूनिट, कितना डिमांड है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर हमारा आ गया है, ठीक है, एकदम सही है, कहीं भी गलती नहीं है। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू वो हम डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, टोटल रेवेन्यू हमारा x का फंक्शन है, ठीक है, तो जिसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x में, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट किया गया है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dTR/dx, इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है। 20 का डिफरेंशिएशन नहीं 20x है, तो 20x का डिफरेंशिएशन 20, ये 5x² का कितना हो जाएगा 10x, और 3x³ का होगा कितना 9x², एकदम सही है, ग्रेट। अब आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू में 2 यूनिट सोल्ड, 2 यूनिट सेल्ड होता है तो उसका मार्जिन मतलब x = 2। मार्जिनल रेवेन्यू हम तो निकाल लिए यहाँ पर, अब x की वैल्यू 2 रखेंगे, देखो रखा हुआ है, ये वैल्यू आ गया, ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, मतलब कि पूरी की पूरी मार्क्स, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये कौन सा किया है, सेक्शन सी, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में भी आपका इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट का दिया है और एक मैट्रिक्स का दिया हुआ है। आप देख रहे हो
कि ये आपका एक मैट्रिक्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक आपका ये मैट्रिक्स क्वेश्चन है और दूसरा आपका क्या है जी, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप दोनों में से कोई, ये डिटर्मिनेंट का हमें बाई प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सॉल्व करना है और ये मैट्रिक्स वाला, तो ये सॉल्व किया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है पहले लिख दिया है, तो ये किससे बनेगा, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, क्योंकि दोनों साइड दिया हुआ है। तो LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या है, 2 है। मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इस 2 को 2x से भी किया है, 5 से किया है, 7 से, ये देखो सबसे किया हुआ है, फिर इसको ऐड कर दिया है, एकदम स्टेप बाय स्टेप किया ऐड। ऐड करने के बाद इधर भी 2/2, इधर भी 2/2 इक्वल टू है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के, 6 तो 6 के बराबर है, 15 के बराबर है, तो 2y - 4 किसके बराबर होगा, 14 के। यहाँ पर लिख दिया है पूरी तरह से, और x की और y की वैल्यू निकाल दिया है, पूरी तरह से करेक्ट है। तो ये आपका यहाँ से 4 मार्क्स। ये देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो, लिमिट का क्वेश्चन इवेल्युएट करना है, यहाँ पर इवेल्युएट करना है, यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन लिख दिया है। पहले हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि x टेंड्स टू 3 पर पहले में ये वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं मिल रहा है, 0/0 का फॉर्म है, तो आगे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब कौन से फॉर्मूले का, देखो यहाँ पर मेंशन किया है कि इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं हुआ है, थोड़ा सा गलती कर दिया है, x टेंड्स टू a होगा, x टेंड्स टू 0 नहीं होता है। तो ये सब बातों को थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है ना। अब x टेंड्स टू 0 रखा है तो इस पर मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले जब जो यूज़ करते हो उस प्रॉपर तरीके से लिखा करो, ठीक है। तो बाय मिस्टेक गलती से हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिमिट का यूज़ किया गया है। अब इसको x के पावर 5 - 243, 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5। अच्छा, अब इसमें देखो ये फॉर्मूला में देखो, x के पावर n - a के पावर n, तो जो जिसका बेस, जो बेस है, जिसका पावर है, x का पावर n है और a के पावर n है, तो वो बेस नीचे भी है, x - a नीचे भी होना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है, तो हम x - a से डिवाइड कर दिया, जितना डिवाइड किया गया उतना मल्टीप्लाई कर दिया गया, नीचे भी कर दिया गया सॉरी। तब ये फॉर्मूले पर बैठ गया, तभी ये क्या हो गया, फॉर्मूले पर ये बैठ गया, फिट हो गया। अब जब ये फॉर्मूले पर फिट हो गया तो अब जो है आप लिमिट, ये देखो ये मेंशन किया है कि ऊपर भी लिमिट यूज़ किया गया है, नीचे भी, ठीक है ना। आप नहीं भी कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये लिमिट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे और ये लिमिट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये किया हुआ है और ये एकदम सही है। देखो यहाँ पर एकदम ये फार्मूला का यूज़ किया है, सही है, और इसका आंसर पूरा सही आया हुआ है। तो यहाँ से इसका 4 मार्क्स। हाँ, गलती यहाँ पर क्या किया है, ये वो फार्मूला लिखा है, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 लिख दिया था, x टेंड्स टू a होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यूटी का है। ये फंक्शन है, पता करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बस यही पता करना है। तो कोई भी फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होता है जब उसके डोमेन के एवरी पॉइंट में वो कंटिन्यूअस हो। अगर कहीं भी वो डिसकंटिन्यूअस हो गया अपने डोमेन के अंदर तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। चलिए, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा तरीक़े से पहले फंक्शन जो दिया हुआ है उसको लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये सही है, लेकिन ये फार्मूला हम क्या किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है। तो आप किस पॉइंट पर चेक करते हो उसका यहाँ पर तो लिखना है, लेकिन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जब भी कोई फार्मूला लिखते हो या कोई कॉन्सेप्ट लिखते हो तो प्रॉपर वे से लिखोगे, और नहीं तो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें कोई गलतियाँ हो जाएगी तो वहाँ से मार्क्स कटा जा सकता है। अब क्या किया है, x < 1, अगर फंक्शन हमारा 1 से छोटा हो तो चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है सिंस एट दिस पॉइंट एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल। यहाँ पर फंक्शन दिखा देना चाहिए, यहाँ पर ये दिखा देता है कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है जी, तो ये देखो x + 5 है। अब फिर बोलता है कि ये पोलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस है, ऐसे ये सही है, ठीक है।
अब एट एक्स ग्रेटर देन 1 में ये भी फंक्शन दिखा देता है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। ये भी हमारा पोलिनोमियल है, इसलिए कंटिन्यूअस है। मतलब x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बच गया x इक्वल टू 1, तो क्या x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है? हाँ। अगर डिफाइन नहीं होता तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन डिफाइन है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइन है। तो एट एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स रख दिया, ये एट 1 पर निकाला है। अब हम क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उससे जस्ट पीछे देखते हैं कि वैल्यू क्या है, उससे जस्ट आगे देखेंगे वैल्यू क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 का लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस, जस्ट पीछे। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 माइनस दिया है, अगर माइनस नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये किया है प्रॉपर तरीके से, तो सही है। उसके बाद हमें राइट हैंड लिमिट मतलब 1 प्लस यहाँ पर मेंशन किया है, और इसका आया है -3। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि फंक्शन इज ए नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये भी सही है कि गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एस x इक्वल टू 1, सही है, ये भी सही है। यहाँ से ये 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन किया है। चलिए 16 हम देखते हैं क्या है आपका। देखिए ये क्वेश्चन आपका 16 है। ये 16 जो है फाइंड dy अपॉन dx यहाँ पर दिया हुआ है। ये कहाँ का है जी? तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का है क्वेश्चन, 5.3 का है, ठीक है ना। दोनों साइड हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो दोनों साइड हमने लिखा हुआ है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड ये डिफरेंशिएट किया हुआ है। और अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स का पहले साइन एक्स का होगा, फिर साइन एक्स का एक्स से होगा। तो ये लिख दिया है साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स के तो 2 साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का एक्स में तो कॉस एक्स, इसको भी वैसे ही किया है। और फिर इसको सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड कर दिया है, विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड कर दिया। देखो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है तो इसको इधर कर दिया, जिसमें नहीं है उसको एक साइड कर दिया। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो इसको हम इधर लेना पड़ेगा, तो इसको इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में यहाँ पर जो फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ से 4 मार्क्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 यहाँ पर 17 में इफ़ y दिया हुआ है और प्रूव डेट, ये y की वैल्यू दिया है, इसको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है कि y का वैल्यू दिया है, इसको प्रूव करना है। तो क्या करें, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन है, y तो दिया है लेकिन ये वैल्यू निकालना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन। तो हाँ, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर लिखा हुआ है y दे दिया है, हमारे पास y है पहले, और ये हमें प्रूव करना है। जो चीज़ एकदम कितना क्लियर है, हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, पूरी अच्छे से मेंशन किया है। आपको भी ऐसे ही करना है, तो पूरी तरह से सही है ये। अच्छा, तो ये लाने के लिए हमें पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट किया है यहाँ पर, सही है। अच्छा, फिर इसको डबल डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी को डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैंने इसी को फिर से डिफरेंशिएट किया गया है। क्या आ जाएगा, -5 बाहर हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कितना, कॉस, और ये -3 बाहर जाएगा, कॉस का हो जाएगा -sin, तो ये आ गया। अब LHS यहाँ पर ले लिया गया है, दोनों की वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू निकाल ही लिए, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या आ गया, 0, पूरा एक्यूरेट है, कहीं भी गलत नहीं। आगे देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए, ये देखो, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का है। सेपरेट कर दीजिए इसको, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर दीजिए, क्यों कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो सेपरेट कर दिया गया है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन को एक कॉस के साथ लो और कॉस एक अलग करो, तो क्या आ जाएगा, देखो tan x सेक आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम ही है, tan x होता है, tan x इंटू सेक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो ये दो आ गया, रिजल्ट आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल आते हैं, 4 मार्क्स का। ओके, ये भी इंटीग्रेशन का है। देखो यहाँ पर देखो, ये बोर्ड का पूछा हुआ है क्वेश्चन, मैं खुद से नहीं दिया, ये बोर्ड का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, ये आपका देखिए इवेल्युएट करना है यहाँ पर, ये देखिए। अब ये 4 मार्क्स का है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, क्योंकि हमें स्टेप बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेप बताना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आई लेल मान लिया है, मतलब इंटीग्रेशन e टू पावर 2x प्लस 3dx, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया है, 2x प्लस 3 को t माना है, फिर इसको डिफरेंशिएट किया है, यहाँ से dx निकाला है dt अपॉन t। ओके,
अब इसकी वैल्यू रखा हुआ है यहाँ पर, ये हो जाएगा ई के पावर टी डी टी अपॉन टी 1/2 बार हो गया ई के पावर टी डी टी का, तो ये इस फॉर्मूले पर होता है ई टू पावर एक्स डी एक्स का कितना होता है ई टू पावर एक्स होता है। तो यहाँ से ये किया हुआ है, एकदम सही है, और ये देखो ये सही है, पूरा आंसर लाया है। अब इसको यहाँ से 4 मार्क्स मिलेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लग रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। देखिए यहाँ पर 20 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जनरल सॉल्यूशन है। कहाँ का है? तो 9.3 का है। सेपरेबल वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सेपरेबल वेरिएबल से भी क्वेश्चन आता है, होमोजीनियस से भी आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आता है, सबसे आता है। इसमें और करके दिया है, इसमें क्या करके और करके दिया है आपको। देखिए तो शॉर्ट में भी 2 क्वेश्चन में, पहला एक क्वेश्चन में था और इस क्वेश्चन में और करके 2 क्वेश्चन में आपको और करके दिया है। कोई एक कर सकते हो आप। तो देखिए ये करो या ये करो, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और ये जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जनरल सॉल्यूशन ही निकाला है। तो ये सेपरेबल वेरिएबल का है कि y को हम dy के पास ले जाएंगे, x को dx के पास ले जाएंगे। तो इसको इसके पास ले गया है तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको इसके पास ले गया तो मल्टीप्लाई में हो गया है। यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर क्लियर से। अच्छा, तो उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेट किया है। ये तो फॉर्मूले पर आ गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स y, और इसका 1 मतलब dx का हो जाएगा x स्क्वायर dx का x³ यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया है। ओके, अब देखो सॉल्व किया है। अब y निकालना है तो tan इनवर्स y है, tan को इधर ले जाएंगे तो ये पूरे के साथ ये पूरा tan का एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर इसका मतलब ये यहाँ पर पूरे 4 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट है आपका है कंप्यूटिंग का। देखिए नेक्स्ट है आपका क्या है जी, कंप्यूटिंग है। राइट द स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग HCF एंड LCM। 3 नंबर है 6 है 72 120 बाय द यूजिंग कंप्यूटर एल्गोरिदम। इसका कंप्यूटर एल्गोरिदम लिखना है 3 नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए ये जो किया है ये भी सही है, तीनों को एक साथ लेकर कर दिया है, इसका भी सही है, ठीक है ना। डिफरेंस मेथड से किया है तो ये भी सही है। अच्छा, हम आपको बताते हैं, पहले हम 2 को आपको बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बना दिया है, जबकि इसको एल्गोरिदम लिखना है। और यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन भी करके दिखाया है कि देखो HCF आया हमारा C, तो मतलब यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम आपको 2 वाला से बता दें, क्योंकि 2 वाला से हम आपको समझाए थे, तो 2 वाला से आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसका एल्गोरिदम लिखे हुए हैं। तो हमने स्टेप में, एल्गोरिदम का मतलब यही होता है कि हमें प्रोग्राम जो हमें परफॉर्म करना है उसको कैसे करना है, उसकी पूरी स्टेप और उसकी प्रोसेसिंग लैंग्वेज में लिखनी होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, स्टार्ट किया पहला स्टेप में। स्टेप 2 हमने इनपुट रखेंगे ABC, तो A इक्वल टू हम रख सकते हैं 6, डेटा दिया हुआ है, B इक्वल टू 72 और C इक्वल टू 120। एल्गोरिदम करना है तो हमें जनरल ही लेता है, ऐसे ABC लेना है। अच्छा ले लिए। अब पहले हम 2 का निकालेंगे HCF, A और B का। 2 नंबर का हम HCF सिखाए हैं, तो पहले 2 का निकाल लेते हैं। तो पहले 2 का किसका निकालेंगे, पहले 2 A और B का निकालेंगे। A और B का जो आएगा HCF, उसका फिर हम किसके साथ करेंगे, C के साथ करेंगे। बस हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने A और B का ही कर रहे हैं। तो इफ़ A इक्वल टू B, तो आपका HCF मतलब H का मतलब हुआ HCF, H A हो सकता है या तो B, दोनों बराबर है तो ये हो गया। अगर नहीं हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, स्टेटमेंट भी ऐसे लिख सकते हो, चेकिंग इफ़ A इक्वल टू B येस तो देन नो, तो इफ़ ऐसे करके लिख सकते हो आप। नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये भी सही है। उसके बाद अगर बराबर होगा तो HCF आपका A ही हो जाएगा या तो B हो जाएगा। नहीं होगा तो हम चेक करेंगे कि A B से बड़ा है। अगर बड़ा होगा हाँ तो A इक्वल टू A माइनस B करेंगे और फिर गो टू स्टेप 3। फिर हम चेक करेंगे, स्टेप 3 में जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या फिर A B के बराबर आया कि नहीं आया। अगर A नहीं बड़ा है, B बड़ा है, तब B इक्वल टू A माइनस B करेंगे। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा B माइनस A हो, B माइनस A। एंड फिर गो टू स्टेप 3, फिर चेक करेंगे कि क्या B A के बराबर आया। जब बराबर हो गया तो HCF आ गया। ओके, तो मान लो कि हमारा HCF आ गया, ठीक है ना, HCF A और B आ गया, मतलब H आ गया। A और B का HCF कितना हो गया H। अब इस H को किसके साथ करेंगे, C के साथ। फिर यहाँ पे लिखे हैं देखो, इफ़ H इक्वल टू C देन HCF कितना हो गया C। अगर नहीं तो चेक करेंगे कि क्या H C से बड़ा है
बड़ा है तो h इक्वल टू h माइनस सी एंड गो टू स्टेप कहाँ 5, फिर यहाँ पर चेक करेगा कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो अगर h बड़ा नहीं है c बड़ा है तो c इक्वल टू सी माइनस एच करेंगे। अब फिर कहाँ जाएंगे, फिर 5 पर, फिर चेक करेंगे कि बड़ा है कि बराबर है कि नहीं। बराबर हो जाएगा तो HCF आ जाएगा। ये हो गया, स्टेप हो गया, खत्म, स्टॉप। एलसीएम आपको डिवाइड मेथड से बताए हैं, तो एलसीएम के लिए पहले हम 2 का चेक करेंगे और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा फिर तीसरे के साथ देखेंगे, वही फाइनल एलसीएम हो जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पर स्टार्ट कर दिए, यहाँ पर इनपुट दिया गया, इसमें चेक करेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यस, तो हमने x बराबर a ले लिया। अगर b बड़ा होगा तो x बराबर b ले लिया। फिर अब डिवीजन मेथड चेक करेंगे, x को a से डिवाइड करेंगे और x को b से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों का रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है, अगर दोनों का रिमाइंडर 0 हो गया तो एलसीएम कितना हो गया x, क्योंकि वो दोनों का क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया और लोएस्ट। अच्छा, अगर नहीं है एल्स अदरवाइज तो हम x को बढ़ाएंगे, x प्लस 1 करेंगे और फिर ये स्टेप कहाँ जाएगा 4 पर, फिर बढ़ाकर फिर उसको a और b से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों से डिवाइड हो रहा है। अगर हो जाएगा मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही एलसीएम होगा, और नहीं होगा तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम इसका आ गया x। अब फिर इस एलसीएम x को किसके साथ देखेंगे, c के साथ। फिर वही स्टेप, x c से बड़ा है, यस, तो y इसको मान लिया, एक y वेरिएबल ले लिया, y मान लिया, y इक्वल टू x मान लिया। अगर c बड़ा होगा तो y इक्वल टू c मान लिया। फिर चेक करेंगे, y को डिवाइड करेंगे x से और y को c से। अगर x और c से y दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आया मतलब डिवाइड हो गया तो एलसीएम y हो गया। अगर नहीं हुआ तो y को फिर से एक बढ़ाएंगे और ये तब तक बढ़ाएंगे जब ये दोनों से डिवाइड ना हो जाए। जब दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा भाई, और ये स्टॉप हो जाएगा। इसका एल्गोरिथम लिख दिए, सिंपल। ये तो आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब ये 21 हो गया, 22 करते हैं। आप देख रहे हो कि 22 क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम गिवन डेट। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, एग्जीक्यूट द फ्लो चार्ट विद द डेटा। इस डेटा के साथ इस फ्लो चार्ट को हमें एग्जीक्यूट करना है। पहले हमें क्या करना है जी, कॉस्ट प्राइस का फ्लो चार्ट बनाना है, फिर इस डेटा के साथ एग्जीक्यूट करना है। अब सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का फार्मूला होता है, ये तो सिंपल सी है। ठीक है, जो फॉर्मूले होते हैं हम यहाँ पर पहले लिख देंगे। तो देखो दिया है, जो लिख लिया है यहाँ पर, देखो सेल प्राइस का भी फार्मूला लिखा है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखा है। अब इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट में जो बॉक्स होते हैं उसका इंपॉर्टेंस होता है। ये सर्कल बॉक्स किसके लिए बनाते हैं, स्टार्ट और मैंने स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए। इनपुट के लिए इस तरह का बॉक्स बनाते हैं या पैरेललोग्राम इस तरह का बॉक्स बना सकते हैं इनपुट के लिए। ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर इनपुट क्या क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें होगा प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बराबर यही फार्मूला होता है। तो इसमें इनपुट कॉस्ट प्राइस हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है, 100 तो कांस्टेंट है। अच्छा, तो वो इनपुट दे दिए। अब उसके बाद कैलकुलेशन के लिए बॉक्स कैसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम दिया है, कैलकुलेशन CP बराबर यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्या आएगा, आउटपुट, मतलब आंसर आएगा। आप राइट लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर राइट की जगह आंसर भी लिख सकते हो, और CP इस तरह से एकदम सही है। अब इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो बॉक्स का नाम देंगे, 1 2 3 4 5 ये बॉक्स का नाम देते हैं। एग्जीक्यूट इस तरह से टेबल बना के करते हैं, सिंपल। नंबर ऑफ बॉक्स, टाइप्स ऑफ बॉक्स, रिजल्ट परफॉर्म। पहला बॉक्स स्टार्ट हुआ, एल्गोरिथम में स्टार्ट हुआ। दूसरा बॉक्स में इनपुट हुआ, हमने इनपुट जो है वो दिया। तीसरा बॉक्स में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यहाँ पर करके यहाँ पर दिखाएं, कैलकुलेट करके। चौथा में आउटपुट, आंसर हमारा आउटपुट आया। और पांचवा में स्टॉप, मैंने एल्गोरिथम कंप्लीट, पूरी तरह से सही है। ऐसे ही आपको भी करना है, कहीं मार्क्स कटने वाले नहीं है। आ जाते हैं 23। अब देखो 23 का क्वेश्चन, 23 ये क्वेश्चन है। ये कैसा है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ कंपनी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग pens and find that the production cost of each pen is ₹10 and fixed expenditure of production is ₹45,000. If each pen is sold for ₹25, determine the break इवन पॉइंट। हमें ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या होता है जी, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। मतलब हमारा रेवेन्यू जो है
कॉस्ट के बराबर हो जाए तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो पहले हमें रेवेन्यू निकालना होगा और क्या निकालना होगा, कॉस्ट फंक्शन निकालना होगा। देखिए ये पूरी अच्छी तरह से निकाला है अभी ये, ठीक है। यहाँ पर देख लें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितना है जी, 10 रुपीज़, सही है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर मतलब ये क्लियर है। सेलिंग प्राइस ईच पेन 25 रुपीज़ यहाँ पर दिया है, कितना में सोल्ड किया हुआ है, तो हमें कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो फिक्स्ड और एक में फिक्स तो हो गया 45,000 और एक को प्रोड्यूस करने में 10 रुपया और लग रहा है, तो एक्स हमें प्रोड्यूस करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिए और इसको ऐड कर दिए फिक्स के साथ, ये कॉस्ट फंक्शन हो गया पूरा। अच्छा ये आपका सही है। रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन मतलब कि एक पेन को बेचते हैं 25 रुपीज़ है, एक्स पेन को बेचने में कितना हो 25 इंटू एक्स, क्लियर है। ब्रेक इवन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है, दोनों को रख के यहाँ से एक्स निकाला, ये एक्स कितना आया 3000, मतलब 3000 यूनिट सोल्ड होगा तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। इस चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इज यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना, व्हेन 3000 यूनिट्स आर सोल्ड, तो यह हम मेंशन कर दिया है, तो इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे इसको। ओके अब आगे सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए सेक्शन ए हम यहाँ पर आ जाते हैं। सेक्शन ए में डिफाइन बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो ये लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, ये गलत है, ये गलत है। डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा जी, डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बट डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। ये देखो ये एग्जाम्पल भी गलत है, इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल का होगा, डायगोनल एलिमेंट ही होगा और सभी जीरो होगा। जैसे यहाँ पर 1 लिखे, यहाँ पर 2 और ये जीरो हो गया, ये 2/2 का। दूसरा अगर हम लेंगे 3/3 का, तो डायगोनल 1 2 3, ये जीरो, ये जीरो 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 जीरो, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स से हमारा स्केलर मैट्रिक्स भी हमारा क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। कब, जब सभी डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, कब, जब डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए। ओके तो ये गलत है, ये सही हुआ। दूसरा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये होती है, ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब नॉन ऑफ दीज, ये लिखना जरूरी नहीं है, आप ऑप्शन लिखोगे कौन होगा, सही है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर देखो 2, कितना बार डेरिवेटिव, कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 टाइम्स, तो 2। एक चीज़ बताते हैं, अगर डिफरेंशिएशन निकाला, डिफाइन करना आएगा कि ऑर्डर को डिफाइन करो और डिग्री को, तो मैं जो बताया हूँ कि निकाला मैक्सिमम टाइप्स ऑफ, एक तरह का समझने के लिए उसका प्रॉपर डिफिनेशन लिखना, ठीक है, जो एनसीईआरटी में है वो प्रॉपर डिफिनेशन लिखना, नहीं तो काट सकता है मार्क्स, ठीक है। आगे देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डी एफ ऑफ एक्स, क्या होगा, लॉग एक्स, मतलब सही है, यहाँ से इसको 3 मार्क्स मिलता है, 1 मार्क्स गलत हो गया। अच्छा अब सेक्शन बी आपका क्या है, 2 मार्क्स वाला। तो 2 मार्क्स वाला में क्या है जी, 2 मैट्रिक्स दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन है, तो रो को हम कॉलम से करते हैं, पहले वाला का रो, दूसरे वाला कॉलम से, फिर इसको यहाँ पर देखो सभी किया हुआ है, सही है इसका, तो यहाँ से 2 मार्क्स आ गए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है जी, ये भी हमारा मैट्रिक्स का ही है, कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का, यहाँ पर दिया हुआ है आई और जे की वैल्यू दी हुई है, ये रखकर आई जे मैंने 1 1 होगा तो आई बराबर 1, जे बराबर 1 रखिए, वैल्यू निकालिए, सबका निकाल दिया है, ये यहाँ पर रख दिया है, इसमें भी 2 मार्क्स क्लियर है। अच्छा ये लिखो लिमिट का क्वेश्चन, ये देखो साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन साइन nx, तो पहले हम चेक कर लेंगे कि वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब ये फार्मूला पर है, कौन सा फार्मूला पर, ये वाला, ये लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, इस पर लगेगा, यहाँ पर लिखा भी है, ये सही है। ओके अब क्या चाहिए, अब इस फार्मूले पर हमें लगाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एंगल mx है, नीचे भी mx होना चाहिए, नहीं है तो हमने डिवाइड कर दिया तो उतना मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी वही साइन nx, यहाँ पर एंगल अलग है तो nx से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया तो उतना मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कर दिया, देखो ये फॉर्म बैठ गया।
अच्छा, यहाँ पर m और n बच्चा, ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर कर दिया है। अब ये फार्मूला का यूज़ किया। अब देखो, अगर x टेंस टू 0 हो तो mx टेंस टू भी 0 ही होगा। ये नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा जाता है कि अगर x टेंस टू 0 होगा तो mx टेंस टू भी 0 होगा और nx टेंस टू भी 0 होगा। अब नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ें समझा जाता है। लिख दोगे तो और अच्छी बात है। तो इसका आ गया, ये भी 1 हो गया। ये लिमिट लगाया है, ऊपर लगाया तो 1, ये लिमिट लगाया नीचे लगाया तो 1, और ये आया आंसर। और m इंटू n तो पहले से था, तो यहाँ से 2 मार्क्स। ओके, ये भी सही है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाइड दैट द फंक्शन ये दिया हुआ इज सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है वेरीफाई करने के लिए 9.2 का। अब ये हमारा पता करना है कि ये जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। सिंपल सी बात है, इसके तरीके बहुत सारा है सॉल्व करने का, ठीक है। हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स अब प्लस यहाँ पर दिया है साइन एक्स इक्वल टू 0, ऐसे ले लिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये डी एक्स को इधर कर दिए, डी वाई माइनस साइन एक्स और डी एक्स, और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, तो ये y आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये हो गया कांस्टेंट सीट। ऐसे भी हो गया, ये भी सही है। यहाँ इससे ये सोल्यूशन आ गया। अच्छा, तो ये वेरिएबल सेपरेट करके आ गया, ये भी सही किया है। क्या कर दिया, सिंपल से फॉर्म कि हमें वेरीफाई करना है ये और इसका सोल्यूशन है कि नहीं। इसका मतलब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ला दी है। अच्छा, और यहाँ पर हम लाकर LHS में रख दिए, क्या 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो सोल्यूशन है। तो ये भी सही है, और अभी जो बताया वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमारा कहाँ के आ गया, ये क्वेश्चन हो गया 9.3 का, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। क्या करें, डी वाई पर, ये पूरा एक्स में है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है क्या जी, तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2, ये रखा है। और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2, यहाँ पर ये रखा है, यहाँ पर ये रखा है। देखो, इस फार्मूले का इस फार्मूले का यूज़ किया और ये फार्मूले का यूज़ किया, ठीक है। तो ये किया है, यहाँ पर प्रॉपर वे से किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले इन dx को इधर ला दिया है और x को dx के पास चला गया, y को dy के पास चला गया, तो दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। फिर इसको फार्मूले का यूज़ किया है, तो 2 2 कट गया। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कितना हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। टेन का स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, सेक स्क्वायर का होता है, तो टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर दिया है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर आ गया। फिर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, टेन एक्स अपॉन 2, और फिर क्या यहाँ पर देखो, एक्स में क्या मल्टीप्लाई है, 1 अपॉन 2, तो डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दिया है। और 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन x हो गया, तो ये सही है। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे ये आपका जैसे टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और फिर 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, डायरेक्ट लिख दिया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी ये 2 मार्क्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमारा इंटीग्रेशन का है, कैसा है, डीप नीट का। तो ये तो देखो यहाँ पर ये 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले का ये सब्स्टिट्यूशन का यूज करके भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर दिए। 2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट कर सकते हो। क्या है जी, आपको बताया गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। देखो इसी का ये यूज़ किया, एफ ऑफ एक्स नीचे ले लिया, एफ डैश 2x से फार्मूले का ये लगा दिया यहाँ पर, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लिमिट लगा दिया और इसको सॉल्व कर दिया, 2 मार्क्स। ये 2 में, ये 4 मार्क्स में आता है तो सब्स्टिट्यूट का यूज़ करके। ये फिर से आ गया हमारा, देखो फिर से आ गया, तो ये तो फार्मूला पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब इस फार्मूला पर है, ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फार्मूला पर है। ये फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट कर दिया है। क्या होता है एक्स माइनस, इसका फार्मूला होता है ना आपका लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसी फार्मूला का यहाँ पर यूज कर दिया है।
फिर लिमिट की वैल्यू रखा है, एक बार x इक्वल टू 3 रखा है, फिर माइनस एक बार x इक्वल टू 2 रखा है, सॉल्व किया है, फिर यहाँ पर 1/2 कॉमन कर लिया है और log a माइनस log b का फॉर्मूला, log a माइनस log b कितना हो जाएगा, log a अपॉन b। देखो यहाँ पर किया है सॉल्व किया, 2 मार्क्स। राइट टू यूज ऑफ ए कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। देखो दो यूज क्या है, टू यूज ऑफ ए कंप्यूटर क्या है जी आवर डेली लाइफ में। तो पहला डे का है कि हेल्प टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड टू प्ले गेम, पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ऐसी निगेटिव बातें नहीं लिखते, कुछ और लिख सकते थे कि स्टोरेज में, ठीक है ना, स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं, ऐसे सही है इसका, लेकिन इसकी जगह टू प्ले गेम्स की जगह कुछ और लिख सकते थे आप। ओके, तो हमने देखा क्या कि उसकी पूरी क्वेश्चन पूरा एक्यूरेट स्टेप बाय स्टेप नीट एंड क्लीन जो है ना बहुत अच्छा से ये किया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन गलत है इसका, तो ये एक क्वेश्चन क्या है इसका गलत है, डायगोनल वाला, तो एक क्वेश्चन गलत है, तो ये कितना आया, आउट ऑफ 100 में 19 आया है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो जैसे ये बच्चा ने नीट एंड क्लीन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अच्छे से मेंशन करके किया है, हमने इसका डिस्कशन किया, आपको भी वैसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।